हाँ तो बेटा पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो वाला हमारा जो पार्ट चल रहा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो n कोटि की जो रैखिक अवकल समीकरण होती है उसका मानक रूप क्या होता है, ठीक है। उसके हल यदि आप ज्ञात करो तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि उसके हल y = CA + BY की फॉर्म में दिए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब उससे आगे फिर हमने पढ़ा था कि CF की भी कुछ कंडीशंस होती है कि CF किस किस कंडीशन में किस तरीके से ज्ञात होगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक तो ये देखा था कि हमारा CF जब हमें जब सहायक समीकरण के जो आंसर्स हैं वो हमें वास्तविक में अलग अलग मिले तो वहाँ पर जो CF है वो किस तरीके से दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि यदि हमारी जो सहायक समीकरण है उसके जो प्राप्त जो m के मान है वो यदि समान हो तो क्या होगा। और तीसरा पढ़ा था कि जब m के मान कॉम्प्लेक्स यानी जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो यदि प्राप्त हो तो वहाँ पर हम उसको किस तरीके से CF लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम करेंगे प्रश्नों को, और प्रश्नों की सहायता से वो जो 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी वहां पर उनको बारी बारी से हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है, देखो ऊपर यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें आपको दे रखा है dqy/dx³ -6d²y dx² +11 dy/dx -6y। इस तरीके का आपको ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम इसको मानक रूप में बदलें। तो मानक रूप में बदलने के लिए मैंने इसको कैसे लिख दिया कि जो यहाँ पर d है उसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो क्या आ जाएगा dqy -6d²y, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 11d कैपिटल D। यही रूप लिखा था ना वहाँ पर हमने, जहाँ पर जो d/dx था उसको रिप्लेस किससे किया था, कैपिटल D से, जो ये खुद भी एक क्या है अवकल संकारक है, इस तरीके से, ठीक है। इसे दोबारा और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dq -6d² +11d -6, और बाहर क्या आ जाएगा y = 0। ये हमारा क्या है मानक रूप है, ये हमारे समीकरण का कौन सा रूप है, ये मानक रूप है, ठीक है। तो हमारा पहला काम यही होता था कि हम हमारी समीकरण को मानक रूप में चेंज करते थे। तो हमारा मानक रूप हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए इसके आगे, अब मानक रूप में प्राप्त होने के बाद हम क्या लिखते थे वहां पर सहायक समीकरण। इस समीकरण की क्या लिखनी पड़ेगी हमें, सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण ज्ञात करने के लिए वहां पर हम कंडीशन बताई थी आपको कि d की जगह आप क्या लिखो m से रिप्लेस करो, और जो y है उसको आप किससे रिप्लेस करो, 1 से। ऐसा करने के बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा m³ -6m² +11m -6 = 0। ये हमारा उसका रिजल्ट हो जाएगा वहां पर m³ -6m² +11m -6 = 0, ठीक है। लेकिन अब हमें समीकरण तो प्राप्त हो गई यहाँ पर, ये m में एक 3 घात की समीकरण भी यहाँ पर, लेकिन इस समीकरण का हल हम जैसा हम द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करते थे वैसा नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें 3 घात है। तो उसके लिए हमारा नियम ये कहता है कि या तो इसके यहाँ पे कोई टुकड़े यदि संभव हो तो वो चेक करो आप यहाँ पर, या कोई ये सूत्र वगैरह हो पहले से कोई रेडीमेड सूत्र हो और उसको खोलने पर ऐसा बन रहा हो तो उसको दोबारा शॉर्ट कर लेंगे वहाँ पर। तो ऐसे तरीकों को ढूंढकर आप ये पहले सबसे पहले वो चेक करो। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए हमें ऐसा ना तो कोई सूत्र नजर आ रहा है ना कुछ कॉमन लेने से बात बन रही है कि इनमें से m² कॉमन ले लो तब भी बात नहीं बन रही, क्योंकि ऐसा रूप यहाँ नहीं बनेगा फिर वो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या ट्राई करते हैं वहां पर, फिर हम ट्राई करते हैं कि हम एक ऐसा मान ढूंढते हैं जिस मान को मैं m के स्थान पर रखूं तो ये समीकरण पूर्णतः क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, ठीक है। एक ऐसी वैल्यू जो इंटीजर्स है या कुछ और भी हो सकती है या रेशनल हो सकती है, कैसे भी हो, जिसे यहाँ पे m की जगह जैसे ही रखो तो हमारी जो समीकरण वो क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो उस m को लेकर यानी उस वैल्यू को लेकर मैं क्या लिखूंगा उसको कि m = 1 रखने पर ऐसा हो रहा था, तो उस 1 को मैं इधर ले आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा m-1। तो क्या कह पाते हैं यहाँ पर कि m-1 उस समीकरण का एक गुणनखंड है, और बाकी का जो गुणनखंड है वो मल्टीपल नियम से बाकी का और ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं यहाँ पर समीकरण में क्या लिखने पर कि m = 1 रखने पर, हर जगह नहीं होगा, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग में मिलेंगे आपको। m = 1 रखने पर समीकरण संतुष्ट है, चेक कर लो चाहे भले ही आप यहाँ पर हमने इसको चेक किया था m की जगह 1 रखा तो ये 1 आ गया, यहाँ से -6 आ गया, यहाँ से 11 आ गया, यहाँ से -6, तो कितना आ गया देखो -6 और -6 12 हो गई, और 11 रही, यहाँ से कितने हो गए 12, तो 12 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों के हो जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने पर हमारी समीकरण का आंसर कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स कि समीकरण 1 से क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर यदि समीकरण इससे सेटिस्फाई हो रही है तो एक गुणनखंड क्या होगा उसका -1,
तो हमारी समीकरण अब कैसे लिखी जाएगी कि m-1 और बाकी का इसका और गुणनखंड जो बचा हुआ है यहाँ पर m-1 और बाकी का जो गुणनखंड और है वो हम और लिखेंगे। तो वो कार्य हम यहाँ पर करेंगे कि बाकी का क्या होगा। तो रफ कार्य में हम वो चीज करेंगे, जब हमें किसी भी बहुपद से एक गुणनखंड प्राप्त हो जाए तो बाकी का जो पद होगा वो किस क्या प्राप्त होगा वो हम ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा। तो हम क्या देंगे m³ माइनस के 6m स्क्वायर प्लस का 11m माइनस 6 प्लस का 11m माइनस 6, इसमें भाग देंगे किसका m-1 का, m-1 का 3 था m की पावर 3। देखो वही चीज है जो हमने यहाँ पर लिखी थी, इसमें हम किसका भाग दे रहे हैं m-1 का, क्योंकि m बराबर 1 पर ही सेटिस्फाई हो रहा था तो हम 1 को इधर लिया है तो m-1 इसका क्या बन गया एक गुणनखंड बन गया। ठीक है, अब हम इसका क्या दे रहे हैं इसमें भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहली बार मैंने दिया m² टाइम, तो m² टाइम दूंगा तो मैं यहाँ पर कितना आ जाएगा m³, तो ये m² -1 से मल्टीप्लाई होते यहाँ पर आ जाएगा माइनस का m², ये माइनस यहाँ पर ये प्लस कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा कि 6m² में से एक गया तो माइनस के 5m² प्लस का 11 है। ठीक है, अब देखिए अब किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं इसको, माइनस के 5m से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा माइनस के 5m² जो मुझे चाहिए वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो कितने टाइम दे रहे हैं माइनस के 5m टाइम, तो उससे इसको गुणा करो तो पहला रिजल्ट तो क्या आ जाएगा माइनस के 5m² और दूसरा क्या आ जाएगा प्लस का 5m, इस तरीके से हो जाएगा। दोबारा देख लो सही है कि नहीं हमारा। तो हमने कितने टाइम दिया इसको माइनस के 5m टाइम दिया, तो माइनस के 5m टाइम से तो ये तो हो गया माइनस का 5m² और ये कितना हो गया प्लस का 5m। यहाँ से देखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये तो हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, 11 में से 5 कितना आ गया 6 है, ऊपर से भी 6 बचा था उसको नोट कर लिया। अब ऐसा करने पर आप देखोगे कि 6 बार कि जैसे मैं +6 टाइम इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो 6m माइनस का 6 कम्प्लीटली 0। तो हमारा वास्तव में उसका बचा हुआ गुणनखंड क्या था m² माइनस 5m प्लस का 6, तो बाकी गुणनखंड यहाँ पर लिख देंगे हम कि m² माइनस के 5m और प्लस का 6 जो हमें चाहिए था वो बाकी का यह रिजल्ट हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक गुणनखंड तो ये हो गया, जो बचा हुआ है वो क्या है द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का तो हम सीधा सा रूल जानते हैं कि या तो गुणनखंड ऐसे यदि आपको प्राप्त हो जाए तो ऐसे कर लो, अदरवाइज क्या लगा देंगे श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो अप्लाई कर देंगे, जिससे कि तुरंत ही झटके में क्या दे देगा अपनी रूट्स दे देगा यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इसके तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ से कि एक तो मिल गया था आपको क्या m-1 और इस वाले को हम दोबारा या तो श्रीधराचार्य से ज्ञात कर लो इसके गुणनखंड, अदरवाइज हम जानते हैं कि 6 को लिखा जा सकता है 3 दूनी 6 m² माइनस के 3m और माइनस के 2m प्लस के 6 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। दोबारा और लिखे तो आ जाएगा m-1, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, इसमें से हमने m कॉमन ले लिया तो आ गया m-3 और यहाँ से ले लिया माइनस के 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी कितना आ गया m-3, इस तरीके से। और आगे देखिए यहाँ से आ जाएगा m-1, यहाँ से आ जाएगा m-3 और यहाँ से आ जाएगा m-2 इक्वल टू 0। सभी को मैंने हल किया तो एक आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया 3। यानी जिस बहुपद की हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो बहुपद हमारे पास सहायक समीकरण के रूप में था m के रूप में, उसके जो आंसर है आपको 3 मिल रहे हैं, एक m=1, एक m=2, एक m=3। तो ये तीनों के तीनों जो आंसर है वो क्या है वास्तविक है ये सारे के सारे, और क्या है वास्तविक और क्या है असमान। और ये हमारी पहली कंडीशन के अंतर्गत आती है। ऐसा यदि कोई कहीं पर है तो वो हमारी पहली कंडीशन के अंतर्गत आती है कि जब ऐसी व्यवस्था है तो वहां पर क्या होगा वास्तविक व असमान होंगे, तो वहां पर हम पहला केस लगाएंगे। और पहला केस क्या कहता है कि m1 m2 आपको m3 3 मिले हैं, तो CF आप किस तरीके से लिखो उसका, आप CF लिख पाओगे कैसे, C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, C3 e की पावर m3x, इस तरीके से। और जैसे ही मैं m को यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो क्या आ जाएगा C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x और C3 e की पावर 3x, इस तरीके से यहाँ पर हम उसका क्या लिख देंगे CF। ठीक है, अब ये हमारा CF तो प्राप्त हो गया आपको यहाँ पर, लेकिन हमारी जो समीकरण है, समीकरण का हल तो हम इस तरीके से देते हैं। समीकरण का हल तो हमने वहां पर पढ़ा था कि समीकरण का हल तो इस तरीके से दिया जाता है CF प्लस PI की फॉर्म में।
CF प्लस PI की फॉर्म में दिया जाता है समीकरण का हल। तो CF तो आपको यहाँ से मिल गया, तो PI और प्राप्त करो। लेकिन वहां पर हमने ये बात ही पढ़ी थी कि PI तो केवल एक ही कंडीशन में निकलता है, कब निकलता है, जब QX इज नॉट इक्वल टू 0, यानी समीकरण की जो राइट हैंड साइड में जो 0 है उसकी जगह QX यानी कोई ना कोई x का फंक्शन होना चाहिए था। लेकिन प्रेजेंट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि यहाँ पर हमें एक भी कहीं पर भी QX दिखाई नहीं दे रहा। तो इस कंडीशन के कारण इसका PI क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण का हल y बराबर जो ये था, y बराबर जो CF प्लस PI था उसमें से PI तो क्या हो गया, 0। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है कि y इक्वल टू CF, और CF ऊपर से नोट कर ले, तो e की पावर x, C2 e की पावर 2x, और क्या आ जाएगा C3 e की पावर 3x। तो इस तरीके से हम इस समीकरण का क्या देखेंगे, जो आंसर वास्तव में हमें मिलने वाला है वो ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने प्रत्येक चीज को बारीकी से यहाँ पर समझा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी पड़ेगा शायद ये, तो पहले इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और फिर उसको करेंगे पहले वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस प्रकार से था, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा d माइनस 2 y इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसकी सहायक समीकरण वहां पर लिखें। सबसे पहला काम क्या होता है, इसकी सहायक समीकरण आप वहां पर प्राप्त करो। अब ये ऑलरेडी गुणनखंडों में टूटा हुआ है, तो हम इसको ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके उसको खोलकर फिर दोबारा लिखें, क्योंकि हमें तो गुणनखंड बनाना हमारा उद्देश्य होता है। तो ऑलरेडी गुणनखंड में तो क्यों फालतू मेहनत करें। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर कि जो d है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, m से, और जो y उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा करने पर m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक तो ये प्राप्त हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके तो आप डायरेक्ट जानते हो कि m का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जितना इसके अंदर एक रिजल्ट जो 2 आंसर मिलेगा, क्योंकि ये m में द्विघात समीकरण, उतना ही उसकी पावर और लगी, यानी 2 मूल जो ये मिलेंगे उसको भी आपको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक गुणनखंड ये है और एक गुणनखंड इसी का बिल्कुल समान था। इस कारण से यहाँ पर कितना आ गया था, स्क्वायर आ गया था। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब ऐसे हम समझते हो कि इसका मतलब ऐसे ऐसे 2 पद है यहाँ पर, एक पद यहाँ है, दूसरा पद इसके गुणा में, हमारे पास एक गुणनखंड ये हो गया, एक यहाँ मिलेगा बीच में इसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से, और एक कहाँ हो गया यहाँ। तो ऐसा करने पर इसका जो आंसर होगा वो तो बीच वाले का भी होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम होंगे, वो तो स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पर, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तीसरा आपका आंसर यहाँ से मिलेगा। तो हमारी जो समीकरण थी वास्तव में 2 की पावर 2 है, तो कितने हो गए, 4 और 1 d 5, तो वास्तव में 5 घात का समीकरण था, कितने, सॉरी 5 कोटि का ये क्या था आपका अवकल समीकरण था। तो 5 कोटि का अवकल समीकरण था, तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो भी आपको 5 मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिखते हैं चूंकि m स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बराबर 0, इसको यदि श्रीधराचार्य से यदि मैं हल करता हूँ तो m की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, यहाँ से m की वैल्यू मुझे मिलेगी -b यानी -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, d स्क्वायर का मतलब कौन सा 1, माइनस का 4ac, 4 a का मान 1 और c का मान भी 1, और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 2a, तो 2.1। इसको सोल्व किया जाए तो मेरे पास आ गया कि माइनस का 1 प्लस माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, इसमें से भी हम 2 से इसको भाग दे लें यहाँ पर, तो और भी इजी कर सकते हैं इसको कि एक तो ये आ गया और एक क्या आ गया √3/2 आयोटा। अब ऐसा करने पर एक तो आपका कौन सा है यहाँ पर कि माइनस का 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और दूसरा है कि माइनस का 1 माइनस का √3/2 आयोटा। तो 2 मूल जैसे ये मिलेंगे वैसे के वैसे इसकी वजह से भी आपको मूल मिलेंगे यहाँ पर। तो m के हमारे पास जो मान होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो 2 मूल तो आपको ये मिलेंगे प्लस माइनस √3/2 आयोटा, और दूसरा भी ऐसा कैसा होगा किसकी वजह से, पावर की वजह से, तो दूसरा क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। और क्या आ जाएगा लास्ट में, क्या आ जाएगा देखो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, ये रिजल्ट आपको वहां पर प्राप्त होंगे, 2 मूल ये 2 मूल ये, लेकिन ये दोनों मूल आपस में क्या है, समान। ठीक है, और तीसरा मूल हमारे पास भिन्न मिला, तो मूल तो वही 5 ही मिल रहे हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल कितने हो गए 5। तो हमारे पास जो 5 है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए,
भले चाहे इनमें से जो रियल वैल्यू तथा इमेजिनरी वैल्यू कुछ कुछ सेम हो रही हो, लेकिन जैसे इसको मैं एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में 5 कांस्टेंट होने चाहिए वहां पर। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इन जो 5 जो आपको m के मान मिले हैं, इनके बेसिस पे हम किस तरीके से इसकी सहायक समीकरण जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो लिखेंगे। यहाँ पर पूरा कल इसका किस तरीके से लिखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास m के मान है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हमारे पास कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हमने पढ़ा था कि वास्तविक भाग को अलग करो और बाकी जो कांस्टेंट है उनको इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका जो CF होगा वो क्या हो जाएगा, इसका CF हो जाएगा e की पावर अल्फा x या ax जो वास्तविक था, तो वास्तविक होना माइनस का 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा कि माइनस का 1/2x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/2x। तो ये तो रियल पार्ट था, ये तो आ गया बाहर। फिर हम क्या लिखते थे वहां पर, हम लिखते थे a cos बीटा x और b sin बीटा x, इस तरीके से लिखते थे। ये तो तब लिखते थे जब वो केवल दो ही इमेजिनरी वैल्यूज हो, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, उनमें से भी 2 समान है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे C1 + C2, दो कॉम्प्लेक्स समान है, तो समान होने के कारण एक पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, C3x एंड C4, जैसा हमने उस रूल में पढ़ा था इमेजिनरी नंबर होने वाले में, ठीक उसी प्रकार का रिजल्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ से इसको कैसे लिखूंगा मैं, C1x एंड C2, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आ गया आपका बीटा, तो बीटा का मान कितना है, √3/2 है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से cos √3/2 x, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, C3x एंड C4, और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, sin √3/2 x, इस तरीके से आपको ये रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया, ये 4 मूल थे उनका काम हो गया, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 मूलों का काम हो गया। लेकिन अभी भी एक मूल और बच रहा है जो लास्ट वाला था 5वां, कौन सा था, 2, इसको लिखेंगे। तो C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, C3 भी आ गया, C4 भी आ गया, तो अगला कौन आएगा, C5 e की पावर m5, m का मान कितना है, 2, तो कितना आ जाएगा, 2x। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस CF को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। अब हमारी जो समीकरण है वो क्या थी यहाँ पर, तो यहाँ से हमने इसका क्या जो CF है वो तो हमने प्राप्त कर लिया यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर ये आपको पता ही होगा, हमने एक कंडीशन में यहाँ पर लिखी थी कि यहाँ पर क्या लिखा जाता है, e की पावर एक्सपोनेंशियल रियल पार्ट, यहाँ पर जो आता है वो इमेजिनरी पार्ट आता है, और ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये 2 रूट रिपीट हो रहे थे, इस कारण से क्या आ गया, C1x एंड C2। यदि ये 3 रूट रिपीट होते यानी एक ही मूल 3 बार आता, तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखते कि C1x², C2x एंड C3, अगले में ऐसा चले जाता, C3 तक आ चुके तो C4 से ट्राई करते, C4x², C5x एंड लास्ट में C6। तो वो डिपेंड करता है कि कितने रूट्स आपको जो इमेजिनरी मिले हैं वो रिपीट कितने हो रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 मूल रिपीट हो रहे थे, देखो ये माइनस का 1/2 एंड प्लस √3/2 आयोटा, एक यहाँ से भी माइनस का 1.5 प्लस √3/2 आयोटा, तो ये दोनों रूट्स रिपीट हो रहे थे। इनके बेसिस पे हमने क्या कह दिया इसको इस तरीके से कि हमारे पास रिजल्ट ये हो। ठीक है, अब देखिए आगे, तो हमारे पास ये CF प्राप्त हो गए। अब देखते हैं कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा इसका, हमको देनी थी समीकरण का आंसर, हमें देना था यहाँ पर, तो समीकरण का हल। समीकरण के हल को कैसे लिखेंगे, समीकरण का हल तो हम लिखते थे कि y = CF + PI। अब PI के साथ तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, क्योंकि समीकरण में जो इधर का पार्ट है ये हमारी समीकरण थी, यहाँ पर QX का मान 0 है, तो इस कारण से PI तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा, y = CF, और CF हमारा क्या आ जाएगा, e की पावर -1/2x, इधर से आ जाएगा C1x + C2, और यहाँ से आ जाएगा cos √3/2x, फिर आ जाएगा यहाँ से C3x एंड C4, और यहाँ से आ जाएगा sin √3/2x, इस तरीके से, और लास्ट में क्या आ जाएगा C5 e की पावर 2x। तो ये हमारा जो दी गई ये समीकरण थी उसका क्या है, हल है, आपको यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वो उस समीकरण का क्या है, हल है। तो इस तरीके से जब हमारे पास किसी समीकरण के जो इमेजिनरी यानी जो काल्पनिक मूल यदि प्राप्त होते हैं, तो वहां पर हम इस तरीके से क्या प्राप्त करते हैं, उस समीकरण के जो आंसर है वो इस तरीके से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, उसको मानक रूप में, तो मानक रूप में लिखूंगा तो D4 और यहाँ से आ जाएगा M4 और यहाँ से क्या आ जाएगा आपको y = 0। ठीक है, अब ये ऑलरेडी m यहाँ पर एक कांस्टेंट का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर m जो y का गुणांक था ये कांस्टेंट है, तो हम अब हमारे m को भी सहायक समीकरण में वही लिखे, तो ऐसा तो दोनों m सेम सेम हो जाएंगे, और ऐसा करने पर m4 दो में कॉमन लेके उसको 0 ≠ 0 कुछ ऐसी कंडीशन बनी तो वो गलत हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा अलग ले लेंगे d को, जो d को हम चेंज करते थे सहायक समीकरण में, उसको हम थोड़ा अलग ले लेंगे। तो इसकी जो सहायक समीकरण लिखेंगे, सहायक समीकरण, तो सहायक समीकरण में मैंने क्या किया, जो d था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल M से, या आप कुछ और ले लो यहाँ पर, यदि कैपिटल D नहीं लेते हो वहाँ पे यहाँ पर तो कुछ और ले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, D को नए वैल्यू के रूप में यानी M के द्वारा यहाँ पर लिखा, क्योंकि छोटा m पहले से आ रहा था तो हमने उसको क्या ले लिया, कैपिटल M ले लिया। तो इसकी जगह ये कर देंगे और y की जगह क्या कर देंगे, वही पुराना तरीका हमारा क्या कर देंगे, 1 कर देंगे यहाँ पर। तो ऐसा करेंगे तो हमारी जो समीकरण वो कैसी बन जाएगी, यहाँ पर कैपिटल M4 प्लस स्मॉल m4 इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगी आपको, 0। ठीक है, अब क्या होगा, हमें इस समीकरण का क्या प्राप्त करना है, आंसर प्राप्त करना है। अब ऐसा 4 मूल है तो 4 एक से ट्राई करेंगे m की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ ताकि यहाँ सेटिस्फाई हो जाए और m का ऐसा कोई मान मिलेगा भी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर m का मान आप -1 रखोगे तब भी पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव जाता है, किसी भी वैल्यू के लिए m के लिए सेटिस्फाई तो ही नहीं होगा। तो कोई जो मूल मिलेगा वो हमें या तो कोई इमेजिनरी पार्ट मिलेगा या कुछ और मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको एक नए रूप में लिखा, कैसे लिखा, कैपिटल M4 और माइनस का इसको क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर, हमने इसको लिखा माइनस आयोटा स्क्वायर और यहाँ से क्या लिख दिया इसको M4 = 0। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो कि -1 होती है, तो -1 से ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो वास्तव में हमारे पास क्या है कि M4 प्लस स्मॉल m4 = 0, तो वही रिजल्ट है। लेकिन ऐसा करने पर हमारे पास जो रिजल्ट बन गया वो बन गया आपका a² - b² का फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a² - b² का फॉर्मूला, जिसका रिजल्ट होता है a + b और क्या होता है a - b। ठीक है, तो हम इस चीज को अप्लाई कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर। तो हमारे पास एक तो क्या आ जाएगा कि m² प्लस क्या आ जाएगा, आयोटा m², एक तो ये आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा आ जाएगा कि m² कैपिटल M² माइनस का आयोटा स्मॉल m² और इक्वल टू 0। दूसरा रिजल्ट ये आ जाएगा। अब ऐसा करने पर ये अभी भी m में 2 घात है, ये भी m में भी 2 घात है, तो फिर से इनको आप टुकड़े करो, तो एक काम को कह देगा m² इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा m²। ठीक है, दोनों पार्टों को मैं यहाँ से रूट ले लेता हूँ, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा कि प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा की वजह से क्या पहुंच गए, फिर से अंदर कहाँ पहुंच गए,